अभी मैंने आपसे क्या पढ़ाया, मान लो मेरे पास अमोनियम सॉल्ट है NH4, देखना NH4 2SO4, ये अमोनियम सॉल्ट है। और बच्चों इसके साथ मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर दी। तो आपको क्या देखना होता है पता है, क्या बनेगा, हमें कुछ लेना देना नहीं, फिलहाल तो हम एक ही देखेंगे, सर ये एक बेस है बच्चों, और सर ये एक सॉल्ट है, और आपने पढ़ा वो भी अमोनियम सॉल्ट है। तो याद आ रहा है कुछ अमोनिया का प्रिपरेशन, तो सीधे अमोनिया बना दो, बचा क्या सर, वाटर तो बनेगा, हमें पता है एसिड बेस की रिएक्शन होगी, मतलब ये आपका बेस है और H प्लस लेगा, तो यहाँ पे पानी तो बनेगा सर, और सर कैल्शियम सल्फेट भी बनेगा। क्या क्लियर है सबको, क्या क्लियर है सबको, मैसेज करो, मैसेज करके तो बताओ जल्दी से, क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ, अमोनियम सॉल्ट और बेस की रिएक्शन सबको निकल मतलब एग्जाम में आ जाएगी, अमोनियम सॉल्ट और बेस वाली रिएक्शन सब कर दोगे, बहुत अच्छे। आपको बस देखो यार एग्जामिनर क्या कर देगा, देखो मैं क्या बता रहा हूं ना, आप समझो भाई, बस समझने की कोशिश करो, मजा आ ही जाएगा आपको। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, कैल्शियम है मेरे पास और कैल्शियम सल्फेट है, देखना अच्छे से, या फिर कैल्शियम सल्फेट लिख देता हूँ, कैल्शियम, या फिर थोड़ा सा मान लो यहाँ पे Na2SO4 है, ठीक है बच्चों। अब उन्होंने क्या किया, मान लो इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ की, थोड़ा सा आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, अमोनिया के साथ रिएक्शन की, तो एक बात समझो, एसिड के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सर अमोनिया और एसिड की रिएक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर NH4 प्लस बन जाएगा। और आप ऐसा भी सोच सकते हो सर NH4 प्लस इन दो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है ना, तो क्या बनेगा बच्चों, NH4 2 टाइम्स सल्फेट बनेगा। समझ में आया सबको। और फिर इसके बाद वो बताएंगे इसकी रिएक्शन आपने किसी NaOH के साथ की, बोले तो बेस के साथ की, और बोलेंगे क्या बनेगा, तो आपको समझ में आया, वो एग्जामिनर ऐसे ऐसे थोड़े लेंदी क्वेश्चन बना के पूछेगा। तो कोई नहीं, मैं रिवीजन में आपको, सॉरी क्वेश्चन जब हम देखेंगे तब और ज्यादा डिटेल में इन चीजों को उठाएंगे, फिर आपको और मजा आएगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते आखिरी मेथड की तरफ, दैट इज हैबर्स प्रोसेस, जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हो, कभी समझ में नहीं आई सर। हैबर्स प्रोसेस ये क्या चीज है सर, हैबर्स क्या क्या मतलब होता है, हैबर्स कोई रिएजेंट नहीं, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसने बोला कि जब आप नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे तब बनेगा अमोनिया, दो अमोनिया, बोले तो दो नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन। ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी रिवर्सिबल, थोड़ी क्या रिवर्सिबल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक होती है सर जी। क्या क्या बताया आप बताओ मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन, हैबर्स प्रोसेस क्या होती है, तो आप बोलोगे सर डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन डाइहाइड्रोजन के साथ कर दी तो अमोनिया मिलेगा, इसी प्रोसेस को मैंने बोला हैबर प्रोसेस। अब ये वाली प्रोसेस में बहुत अच्छे से याद रखना, हम जो टेम्परेचर यूज करेंगे ना तो लो यूज करेंगे। ये वाली बात क्या क्या बताया आप बताओ जल्दी से मुझे। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लो यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हीट बाहर निकलती है, अगर ज्यादा टेम्परेचर यूज किया तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगी। सबसे पहले बात बताओ, हैबर प्रोसेस में टेम्परेचर लो यूज रखना पड़ेगा हमें, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कम रहना हमें, मतलब लो करना पड़ता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते, अब होता क्या है सर, अब मैं थोड़े से रिएजेंट की, सॉरी कैटलिस्ट की भी बात कर लेता हूं, ठीक है, ये आपको याद रखना है कैटलिस्ट। बच्चों अच्छे से देखना, कैटलिस्ट होता है आपका आयरन एंड आयरन ऑक्साइड, मतलब जो भी आपका मेटल से, फॉर एग्जांपल कॉपर हो और कॉपर ऑक्साइड हो, जनरली आयरन और आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है ना। Fe, बच्चों अच्छे से देखना, Fe2O3 ये होता है फेरिक ऑक्साइड। तो हम ये वाले कैटलिस्ट यूज करेंगे, मैसेज करके बताओ क्लियर है, बताओ जल्दी, कैटलिस्ट क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ बच्चों, एकदम से क्लियर है कैटलिस्ट। कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे, एक सरफेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इससे अलावा ये ज्यादा कोई काम नहीं करते। और दूसरे होते हैं प्रमोटर, याद रखना, प्रमोटर बोले तो कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं थोड़ा सा, हम बोलते हैं सपोर्ट हीरो, ये साइड हीरो होते हैं प्रमोटर। प्रोमोटर, प्रमोटर कौन कौन से होते हैं याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं K2O एंड Al2O3। भाई सीधा और डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन आ जाएगा
कि विच प्रमोटर्स आर यूज इन अ केस ऑफ हैबर प्रोसेस, तो आप बताना K2O एंड Al2O3। बच्चों समझ में आया? अरे समझ में आया, K2O और Al2O3। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको, इतनी बातें क्लियर हो गई। मैंने क्या क्या बताया हैबर प्रोसेस के बारे में। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। दूसरी बात, टेम्परेचर लो रखना पड़ता है हमें थ्रू आउट द प्रोसेस। तीसरी बात, कैटलिस्ट Fe एंड देयर ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। फोर्थ बात, प्रमोटर्स हम यूज करेंगे K2 और Al2O3। बच्चों यहां तक की बातें आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है। एक बार मैसेज करके बताओ कि हाँ जी सर, हम सबको यहां तक की बातें क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, तो मैं सबको आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। बता रहा हूँ आपको, देखने का नजरिया बदल जाएगा पी ब्लॉक को। जब आप पढ़ोगे ना एक एक लाइन, तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ाया था। समझो अभी, अब अच्छे से समझना एक चीज को। अब टेम्परेचर कितना होता है सर, और प्रेशर कितना होता है सर जी? तो टेम्परेचर होता है 700 केल्विन, और प्रेशर होता है, समझना अच्छे से, 200 एटमॉस्फेयर। तो सर क्या ये कम टेम्परेचर है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना, सर अभी तो बोला सर ये लो टेम्परेचर है, अभी तो बोला सर ये 700 केल्विन बोले तो कितना पता है आपको? 700 केल्विन बोले तो इसमें से 273 माइनस कर दो, 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। क्या ये कम टेम्परेचर है? और क्या ये कम प्रेशर है? कितनी हार्ड कंडीशन लगती है यहाँ पे। प्रेशर भी इतना ज्यादा हम यूज करते हैं, 200। अरे हमारे बॉडी पे एक एटमॉस्फेयर होता है, तभी भी हमारा मतलब 200 अगर लगाए ना हमारा बॉडी पे, तो हमारा बन जाएगा कुचुम्बर भी नहीं, हम बहुत पतले हो जाएंगे हम, क्या बताओ अभी। और टेम्परेचर है 700 केल्विन। लेकिन याद रखना ये 700 केल्विन हम कब यूज करेंगे पता है? देखो अभी मैंने बोला, देखो मेरी बातों पे गौर करो, हैबर प्रोसेस एक लो टेम्परेचर पे की जाने वाली प्रोसेस है। लेकिन 700 केल्विन की क्या जरूरत पड़ी सर? क्यों 700 केल्विन यूज किया फिर हमने, और प्रेशर इतना ज्यादा यूज क्यों किया? तो अब समझो, अब समझो, बहुत अच्छे से समझो। भाई हमारे पास नाइट्रोजन था इनिशियल में, और क्या था? हाइड्रोजन था। तो आपको पता है सर ये ऑलरेडी नॉन रिएक्टिव है दोनों, और हाइड्रोजन भी नॉन रिएक्टिव है। मुझे एक बात बताओ, आप सोच के बताओ, ये दोनों एक दूसरे के साथ फालतू में कभी रिएक्ट आपने देखा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ऑलरेडी इतने स्टेबल रिएक्शन करेंगे, कॉलिजन करेंगे एक दूसरे से? आप खुद बताओ मैसेज करके, क्या दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे विदाउट गिविंग एनर्जी? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, ट्रिपल बॉन्ड है। सर जी ट्रिपल बॉन्ड है, खतरनाक लोग है ये नाइट्रोजन। लेकिन आपने एक चीज अच्छे से पढ़ी है आज तक लाइफ में, सर एक काम करते ना, हम इसको टेम्परेचर दे देंगे और तोड़ देंगे। सर हमने इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर। इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल की, इनिशियल 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 जब हमारा अमोनिया नहीं बना, और जैसे ही टेम्परेचर दिया, नाइट्रोजन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, और आपका बन जाएगा अमोनिया। ये इनिशियल की बात कर रहे हैं। और जैसे अमोनिया बनेगा, हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब होगा क्या? बहुत ही खतरनाक, और क्या ही चीज बता रहा हूं मैं, आप समझो। स्टार्टिंग को मैंने हाई टेम्परेचर दिया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इसी रिएक्शन को, इसी टेम्परेचर को नाम दिया गया, या फिर इस एनर्जी को, देखो आप एक बात सोचो, मैंने इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए इनको दोनों को एक्टिवेट कर दिया कि अब तुम रिएक्शन कर सकते हो, और उस एनर्जी को मैं क्या नाम दूंगा? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे जो टेम्परेचर देना पड़ा, उसी को मैं बोलूंगा एक्टिवेशनल एनर्जी, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशनल एनर्जी होने के लिए याद रखना, मैंने जो इनिशियल टेम्परेचर दिया था ना, वो टेम्परेचर किस लिए था? बस एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाए किसी भी तरह से। सबको समझ में आया 700 केल्विन क्यों दिया था? पहली बात कि मुझे किसी तरह से रिएक्शन स्टार्ट करनी थी। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो आपको पता है, सुनना अच्छे से, अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई सर, अब देखना खतरनाक चीज, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई ना सर, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गए ना सर, तो बहुत सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बोले तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और यही हीट कहां पे यूज होगा बताओ जल्दी? इसी हीट का यूज होगा इनको तोड़ने में। मतलब वापस हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा या नहीं, जल्दी बताओ। एक बार हमने अगर टेम्परेचर दिया, तो वापस से हमें हीट देनी पड़ेगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि ये रिएक्शन जैसे जैसे अमोनिया बनेगा, हीट रिलीज होगी, और एक्सोथर्मिक है ना, और हीट रिलीज होगी, तो यही हीट इनको ब्रेक करने में हम यूज करेंगे। बताओ जल्दी, क्लियर है सबको? यानी कि अब मैं बता सकता हूं, अमोनिया जैसे, देखो ये वाला ग्राफ देखो, अभी अमोनिया बन रहा है हमारा, इस तरफ अमोनिया का प्रोडक्शन बन रहा है। इधर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, देखो स्टार्टिंग में मेरा टेम्परेचर हाई था,
और जब मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, किसका, मेरा नहीं भाई, मेरे रिएक्शन का, मान लो ये वाला टेम्परेचर इतना है 700 केल्विन, ये है 700 केल्विन, देखो बच्चे से, ये 700 केल्विन है मान लो, 700 केल्विन पे अमोनिया बनना शुरू हुआ है, देखो इस तरफ अमोनिया बन रहा है, इस तरफ अच्छे से देखना, इस तरफ अमोनिया बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। 700 केल्विन पे अमोनिया बनना शुरू हुआ, और जैसे जैसे अमोनिया बना, एक समय ऐसा आ जाएगा आपका अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है, इस तरफ देखो अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके बाद आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, याद रखना मैंने एक ही बात बताया आपको, आपको इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो याद रखना अमोनिया का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया ये बात? देखो क्योंकि मैं बता रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती पता है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्शन होती है ना, उनको लो टेम्परेचर लगता है। अगर देखो ये चीज समझने में आपको थोड़ा सा ना सॉल्यूशन चैप्टर का नॉलेज चाहिए, तो वो अभी बाकी है हमारा, ठीक है। बहुत बच्चों ने सॉल्यूशन पढ़ा है, उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद रखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएंगी, मतलब बाहर से हीट दे रहे हैं ना हम, तो वो तो एंडोथर्मिक हो जाएंगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। चलो नहीं भी समझ में आए तो इतना याद रख लो कि हैबर प्रोसेस स्टार्टिंग में हम टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं, उसके बाद हम पूरा रिएक्शन भर लो टेम्परेचर रखते हैं। समझ में आया सबको? तो इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा था, उसके बाद हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, लो रखेंगे, और अमोनिया का प्रोडक्शन देखो, अगर टेम्परेचर हमने इससे ज्यादा बढ़ाया, मान लो इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, तो अमोनिया का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। इसीलिए याद रखना ये वाला ग्राफ आप एक बार देख लेना, हालांकि ये वाला ग्राफ आपको पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं पता, लेकिन इतनी तो समझ में आया ना आपको कि हैबर प्रोसेस लो टेम्परेचर पे होती है। हाँ इनिशियली टेम्परेचर थोड़ा सा देना पड़ता है, एक बार हीट बन गई आपकी अमोनिया के साथ, तो यही हीट यूज होगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने में। समझ में आया सबको? कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने हैबर प्रोसेस के। जल्दी बताओ हैबर प्रोसेस में क्या क्या याद रखना है, कैटलिस्ट, प्रमोटर, टेम्परेचर, उसके बाद बताओ जल्दी, टेम्परेचर के बाद क्या याद रखना है बताओ, प्रेशर याद रखना है, उसके बाद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोलो भाई हैबर प्रोसेस सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के प्रिपरेशन में हमने 3 मेथड पढ़े, यूरिया, अमोनियम सॉल्ट एंड बेस, एंड हैबर प्रोसेस। क्या सबको बहुत अच्छे से क्लियर है तीनों रिएक्शन? मैसेज करो हाँ या ना। सबको क्लियर है बच्चों? सबको अच्छे से क्लियर है? अब पढ़ते हैं हमारे खास किस्म के नाइट्रोजन फैमिली के कुछ आखिरी वाले, मतलब ऑलमोस्ट अभी खत्म ही हो जाएगा नाइट्रिक एसिड के बाद, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन के बाद पहले नाइट्रिक एसिड पढ़ाओ या ब्राउन रिंग पढ़ा दूं? पहले हम पढ़ेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। अब सर ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होती है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, जैसे हमने इसके पहले कौन सी टेस्ट की थी, बोरेक्स बीट टेस्ट की थी, जो कि ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड के लिए थी। ब्राउन रिंग टेस्ट होती है नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए, नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए याद रखना, टू डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन हम कौन सी टेस्ट करते हैं बताओ जल्दी, ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। मैसेज करो हाँ या ना, समझे? समझ में आया सबको? टेस्ट क्यों करेंगे हम, टू डिटेक्ट नाइट्रेट आयन। अगर किसी सब्सटेंस में नाइट्रेट आयन है तो ब्राउन रिंग देखो ब्राउन कलर की रिंग बनेंगी। अब कैसे बनेंगी समझते, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, बच्चों सुनना अच्छे से। हमारे पास नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट की रिएक्शन बहुत अच्छे से सुनना। नाइट्रेट इस टेस्ट में क्या होता है, मान लो हमारे पास नाइट्रेट है, नाइट्रेट के साथ मैंने थोड़ा सा H+ डाल दिया, मेरी मर्जी भाई, मजा ऐसे ही डाल दिया मैंने, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए डाला, ठीक है ना, ये मेन काम है इसका H+ का। और भाई इसके साथ मैंने रिएक्शन कर दी फेरस सल्फेट की, FeSO4, फेरस, हाँ फेरस, यहाँ पे +2 में, फेरस है +2 में। अब आपको रेडॉक्स आना चाहिए भाई अच्छे से, मैंने क्या ही पढ़ाया रेडॉक्स, आपको एक एक चीज बढ़ाई। अब मुझे बताओ नाइट्रेट आयन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आप खुद बताओ। नाइट्रेट आयन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद से बताओ, मैसेज करके बताओ सब। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बताओ
ऑक्सीडाइजिंग है, बोले तो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का करेगा सर ऑक्सीडेशन, बोले तो सर फेरस चला जाएगा +3 में, सही है ना। तो यहाँ पे फेरिक सल्फेट बन जाएगा। फेरिक सल्फेट आपका होता है Fe2SO4 3 टाइम, ये होता है आपका +3 में, दिस इज योर फेरिक सल्फेट। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO+2 में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा NO+2 में, दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन। एंड नाउ दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। यहाँ पे मैं H+ की जगह पे लिख देता हूँ H2SO4, यहाँ पे लिख देता हूँ H2SO4। जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको ये वाली रिएक्शन, क्लियरली बताओ। नाइट्रेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन, खुद NO में चला जाएगा एंड इट इज आल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO। बोलो रे, क्लियर है सबको, मैसेज करो तो सही, एक बार मैसेज करो ये वाले रिएक्शन समझ में आई यहां तक, हाँ या ना। अब मैं एक काम करता हूं, आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा ना, कोऑर्डिनेशन पढ़ा आपने, सुनो अच्छे से, अब मजे की चीज सुनो। मान लो मेरे पास सॉल्यूशन में NO है बहुत सारा, और मैंने इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ कर दी, अच्छे से देखना, फेरस हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स है, मान लो आपको पता है फेरस एक हेक्सा एको कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको सल्फेट से बैलेंस कर लेता हूं, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, मैं बताऊंगा अभी सारी चीजें। तो इन दोनों की क्या रिएक्शन होगी, तो आप बोलोगे सर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वाटर को रिप्लेस कर दे। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, और क्या बनेगा H2O5 टाइम्स NO बनेगा सर जी, और बाहर आ जाएगा SO4। अब यहाँ पे देखो, इसमें NO पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, समझ में आया, कुछ याद आ रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कुछ कुछ याद आया बच्चों, मैसेज करो। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है जल्दी बताओ, +1 होती है, कुछ याद आया आपको, मैंने बताया था ब्राउन रिंग, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, ये होता है आपका, इसको अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ब्राउन रिंग टेस्ट अभी तो आपको क्लियर नहीं हुई, अब क्लियर होगी, ये वाली चीज क्लियर है सबको। मैंने NO का सब्स्टिट्यूशन किया एक वाटर मॉलिक्यूल से, हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिली, +1 मिली, और ये कलर होता है, एक कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा होता है बोलो, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि ऑलरेडी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बता चुका हूं। अब हम पढ़ते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट एक्चुअल में कैसे होती है, ये तो था केमिकल रिएक्शन की बात है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या होता है सर। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, देखो एक टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सब्सटेंस लेना है, सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के अंदर नाइट्रेट है, इस सब्सटेंस के अंदर नाइट्रेट है, हमें चेक करना है ना नाइट्रेट है या नहीं है। इसके ऊपर से आपको ऐड कर देना है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ऐड कर देना है। तो फेरस सल्फेट क्या करेगा, इस नाइट्रेट, इस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देगा, इसको डिसॉल्व कर देगा, बाकी कुछ नहीं। बताओ क्लियर है सबको यहां तक की बातें, मैसेज करके बताओ, फेरस सल्फेट क्या करेगा समझ में, ये बस डिसॉल्व करेगा। अरे हाँ या ना, एक्वियस, हाँ लेकिन एक्वियस लिख देता हूं, मतलब पानी भी होगा इसके साथ, एक्वियस होगा। हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन है बताओ जल्दी, हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन है जल्दी बताओ, हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन है। तो आप बोलोगे सर नाइट्रेट है, बहुत अच्छे सर, Fe+2 है, देखना भाई मजा आ जाएगा, Fe+2 है सर, सर सल्फेट भी है ना सर, SO4 2- भी है सर, और एक्वियस है बोले तो पानी भी, समझे या नहीं समझे। आपके सॉल्यूशन में कौन कौन है, वाटर, Fe+2, सल्फेट, नाइट्रेट, इतने सारे आयन है। बोलो भाई यहां तक की बातें क्लियर है, डिजोल्व होगा, फक्त डिजोल्व होगा, बाकी कुछ नहीं। मैसेज करके बताओ क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है सबको, यहां तक की बात क्लियर है। फिर सल्फेट डाल दिया, डिजोल्व हो गया। मैसेज करके बताओ क्या सबको यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुको जरा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अब होगा क्या बच्चों, मैं इसको देखो, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। आपको पता है अभी कौन कौन है। अब मैंने क्या किया, बहुत, अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना सर, सर हमारे पास Fe+2 था, सर हमारे पास H2O था, तो क्यों ना ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना ले। अरे भाई बोलो, क्यों ना सर यहाँ पे हेक्सा ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाए सर, FeH2O6 टाइम, और बैलेंस करने के लिए +2 में था, सल्फेट आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। क्या यहाँ पे मैं बता सकता हूं कि जैसे मैंने इसको ऐड किया इसके अंदर, तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स बन सकता है। बताओ जल्दी, क्लियर है सबको, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। बोले तो इस सॉल्यूशन में मैं देखो ये कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, रेड कलर का मान लो कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास,
और इस कॉम्प्लेक्स के साथ कौन प्रेजेंट है हमारे पास, नाइट्रेट भी प्रेजेंट है। ये बातें हमें पता है। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है। अब मैंने क्या किया बच्चों, याद रखना, अब मैंने क्या किया, H2SO4 जो कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बारी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मैंने ड्रॉपर से बहुत ही, देखो यहां से ऐड किया थ्रू द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो मैं ये रेड कलर से ऐड कर रहा हूं H2SO4, और जैसे मैं H2SO4 को ऐड करूंगा, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है बच्चों। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण H2SO4 का सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा, और जो पहले वाला सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा। समझ में आया सबको? जैसे मैंने H2SO4 को ऐड किया धीरे धीरे, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंसिटी ज्यादा है, तो याद रखना यहाँ पे 2 लेयर बन जाएंगे। अब मजे की बात सुनो, कौन कौन सी लेयर बनेंगी सर जी? सर एक लेयर तो बन जाएगी ऊपर वाली, जिसमें कौन प्रेजेंट है, Fe+2 प्रेजेंट है, या फिर मैं सिंपल इसमें बोलूं Fe सुनना अच्छे से, FeH2O6 टाइम प्रेजेंट है, ठीक है ना, ऊपर वाले लेयर में बहुत आसानी से, और SO4 ये वाला प्रेजेंट है ऊपर वाले लेयर में। नीचे वाले लेयर में नाइट्रेट तो प्रेजेंट है भाई, नाइट्रेट तो आपका अभी तो सब जगह पे प्रेजेंट है, ऊपर वाले में नाइट्रेट भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मत भूल जाना। और नीचे वाले लेयर में कौन प्रेजेंट है आप बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सही है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, बहुत अच्छे से बताओ, आप खुद से बताओ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NO3-, मैसेज करो। और आपके सॉल्यूशन में अभी इसको थोड़ा सा हटा देते, Fe+2 भी प्रेजेंट है ना, तो आप बोल सकते हो सर रिएक्शन होने के बाद नाइट्रेट किस में चला जाएगा, बताओ जल्दी, नाइट्रेट किस में चला जाएगा बताओ जल्दी से? NO में चला जाएगा, मैसेज करो हाँ या ना। NO में, तो ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, नाइट्रेट का कन्वर्जन NO में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने H2SO4 ऐड किया, जैसे हमने H2SO4 ऐड किया, अब आपको पता है सर ये जो 2 लेयर मिल रहे हैं ना सर, नीचे वाले और ऊपर वाले, मैं नीचे वाला ब्लू से दिखा देता हूं H2SO4 का, और ऊपर वाला दिखा देता हूं मैं ग्रीन से, ये ग्रीन से। सर इस दोनों लेयर के जंक्शन पे ना, जंक्शन पे आपको पता है NO आपके पास है, तो NO का कर देगा इस कॉम्प्लेक्स में से जाके एक वाटर को हटा देगा, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो मैंने पढ़ा चुका हूं, और उसका जो कलर होगा ना, वो कलर होगा ब्राउन कलर, जो कि बराबर दोनों लेयर के बीच में बनेगा, और इसी को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग। समझ में आया? नाउ दिस इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ NO2 NO3-। बस आपको सारी रिएक्शन समझ में आए किस तरह से किया मैंने, कोई ज्यादा डिटेल में मत जाओ। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स याद रखना है आपको अच्छे से, उसमें कितनी किसके कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो याद रख लो, और किस लिए यूज होती है ब्राउन रिंग टेस्ट, मोर देन सफिशिएंट है। कौन समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी। ब्राउन रिंग टेस्ट में हमने क्या प्रिपेयर किया? NO भी प्रिपेयर कर दिया सर, साइड बाय साइड। बोलो मैसेज करके, क्लियर है सर को सबको? प्रिपरेशन मेथड ऑफ NO सब मैसेज करके बताओ। ब्राउन रिंग टेस्ट, अमोनिया, डाइनाइट्रोजन, सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। अरे बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना सबको? अब नेक्स्ट आखिरी वाला पढ़ रहे नाइट्रिक एसिड। देखो यार नाइट्रिक एसिड क्या ही पढ़े सर, आपने ऑलरेडी इतना पढ़ा चुका है। नाइट्रिक एसिड जो कि इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं नाइट्रिक एसिड की। सबसे पहले ये होता है आपका कलरलेस लिक्विड। देखो लिख लेता हूं भाई, कलरलेस लिक्विड। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिख रहा हूं तो इसको भी पढ़ के जाओ एग्जाम से पहले। एक कलरलेस लिक्विड होता है, याद होगा सबको। दूसरी बात इसका स्ट्रक्चर, कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी बात अगर सॉलिड हो तो, देखो अब अगर सॉलिड हो तो क्या करे सर? कुछ नहीं करे। अगर नाइट्रिक एसिड सॉलिड हो, देखो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड आपका क्या हो बोलो, अगर नाइट्रिक एसिड आपका सॉलिड हो तो क्या? जनरली तो लिक्विड ही होता है, लेकिन अगर सॉलिड हो तो क्या? HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो पहले इसका स्ट्रक्चर निकालो, N डबल बॉन्ड O OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो याद रखना अब इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, बोले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है ना, इस वाले बॉन्ड में। तो याद रखना अभी मैं लेंथ की बात करूंगा, इसको लिखता हूं A, यहां से यहां तक इसको लिखता हूं A, और इसको लिखता हूं B। तो याद रखना आपका जो B बॉन्ड है ना, B बॉन्ड वो छोटा होता है A बॉन्ड से। समझ में आया सबको? क्योंकि B बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है उधर भी, बोले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं। इसीलिए याद रखना सॉलिड स्टेट में नाइट्रिक एसिड में जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बी वाली, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ही ए वाली बॉन्ड लेंथ, तो ए थोड़ा सा बड़ा होता है आपका एज कंपेयर टू बी से। बॉन्ड लेंथ यहां पे लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एनओ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ एनओ बॉन्ड इन नाइट्रिक एसिड
सॉलिड स्टेट में। मैसेज करो, क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना, बताओ जल्दी। अरे यहाँ पे ए बी लिख दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको बी लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ, कंसेप्ट। वरना आप बोलोगे मैंने कभी कभी इसको ए लिखा बी लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इधर लिख दूंगा मैं बी बड़ा है आपका, बी बड़ा है ए से। समझ में आया? ये बात है, आप इसको देखो बस, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं इसमें। तो ए की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है और बी की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो छोटा होगा और सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा होगा। बच्चों मैसेज करो, नाइट्रिक एसिड के बारे में यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आखिरी वाला पॉइंट पढ़ाता हूँ, प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करो, मैं बता रहा हूं ना सीधे क्या करना है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करो। अमोनिया का ऑक्सीडेशन अगर बच्चों आपने किया तो नाइट्रोजन -3 में है, ठीक है ना, नाइट्रोजन -3 में है। इसके साथ आप कैटलिस्ट यूज करो, प्लैटिनियम और रोडियम, और यहाँ पे 500 केल्विन ऐसा टेम्परेचर वगैरह मेंशन होगा। इसका अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते आपको मिल जाएगा NO। अरे सर एक और मेथड बन गई ना NO के प्रिपरेशन की, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करो NO बनेगा। अब सर NO का ऑक्सीडेशन करो, क्या बनेगा जल्दी बताओ? NO2 बनेगा। ये हाफ O2 ले लो भाई, NO का ऑक्सीडेशन, या O2 ले लो। समझ में आया? यहां तक की बात है। मैंने 2 स्टेप की रिएक्शन की, पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन NO, अब NO का ऑक्सीडेशन क्या आएगा? NO2। समझ में आया? 2 स्टेप देखो, वापस से बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अमोनिया लेना है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करना है, क्या बनेगा बच्चों? NO बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे +2 में चला गया, -3 में था, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लाटिनियम और रोडियम लिख देता हूँ, 500 केल्विन, और ठीक है ना, 500 केल्विन लिख देता हूं मैं। दूसरी बात, NO का ऑक्सीडेशन अगर आपने किया O2 से तो क्या बनेगा बताओ जल्दी? NO से हम जाएंगे NO2 की तरफ। बहुत अच्छे बच्चे। अरे आप सुनो, अरे अब हमें नाइट्रिक एसिड चाहिए तो NO2 का मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेंगे? NO2 का हाइड्रोलिसिस करने के बाद सीधे प्रोडक्ट बनाओ। आप समझे क्यों पढ़ा है मैंने ये वाली चीजें? इतनी सारी चीजें पढ़ाने का मकसद अभी क्लियर होगा आपको। बोलो NO2 का हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनेगा बच्चों? मैसेज करके बताओ। NO2 का हाइड्रोलिसिस करने के बाद अरे HNO3 बनेगा सर, और इसके साथ साथ बनेगा NO। समझ में आया? स्टार्टिंग को देखो, पीपल अभी नाइट्रोजन फैमिली स्टार्टिंग मैंने यहां से की थी और एंड भी यहां पे किया। तो स्टेप नंबर 1 अमोनिया का प्रिपरेशन, सॉरी नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। स्टेप नंबर यहाँ पे से आई थिंक आप चेक कर लेना, 9 to 8 या फिर 96% कुछ तो भी नाइट्रिक, आपका होमवर्क है कि ये वाले प्रोसेस में कितने % नाइट्रिक एसिड बनेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 अमोनिया का ऑक्सीडेशन NO बना। स्टेप नंबर 2 NO का ऑक्सीडेशन NO2 बना। स्टेप नंबर 3 NO2 का हाइड्रोलिसिस HNO3 प्लस NO बना। ये पढ़ा चुका हूं मैं। एक्चुअल में क्या बनेगा? HNO3 प्लस HNO2 और फर्दर डिसोसिएट होगा NO2 और HNO3 में, एंड दिस मेथड इज नोन एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। समझे या नहीं समझे? दिस मेथड इज नोन एज, इसी को बोला जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो बचपन से आपने पढ़ी होगी या नहीं पता नहीं। समझ में आया अभी सबको? बोलो जल्दी। क्या सबको नाइट्रोजन फैमिली क्लियर है? मैसेज करके बताओ। क्या डिफिकल्ट लगा आपको कुछ इसमें? खुद से बताओ, खुद से। इसमें कुछ डिफिकल्टी आई आपको? बताओ जल्दी से। क्लियर है सबको नाइट्रोजन फैमिली? एकदम अच्छे से क्लियर है? देखो, एक शिद्दत से पढ़ो, एक एक मेथड रहने दो पढ़ने का, कुछ भी उठा के मत पढ़ा करो, ठीक है ना। बोरेन पढ़ा तो अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो। नाइट्रोजन फैमिली पढ़नी है तो स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। कोई भी उठा के मत पढ़ो, मतलब इसको उठाए पढ़ा, इसको उठाए नहीं भाई, एक स्टाइल से पढ़ो। अपना अपना खुद का एक अलग स्टाइल होना चाहिए पढ़ने का। तो देखो, मैंने आपको रटना थोड़ी बताया कि सीधे ऑसवाल्ड प्रोसेस याद रखो, नहीं। मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए, उसके बाद बताया इसको ऑसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। हैबर प्रोसेस में भी आपको स्टेप्स पता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हैबर तो क्या था, कुछ नहीं था वो। बोलो क्लियर है सबको?